वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज काफ़ी टाइम बाद जो है मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट एनीवेज हमने कैपिटल गेन चैप्टर शुरू किया था जिसकी 2 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। टुडे इज़ द 3rd क्लास और मैं चाहूँगी कि जो 2 वो क्लासेस अपलोड हुई हैं वो बहुत लेंदी क्लासेस हो गई हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बट आई वांट टू लाइक फोकस कि मेरा क्लास डालने का फोकस क्या है, तो वो मेन पर्पस है कि आप एक रिविजनरी वीडियो मिल जाए और साथ में वो इतना प्रिसाइज भी ना हो कि सिर्फ आप उसको रिविजनरी वीडियो समझें। थोड़ा बहुत कंसेप्ट को और इलेबोरेट किया जाए, जहाँ पे क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे क्वेश्चन भी समझा दूँ, सो दैट ये एक रिवीजन कम रेगुलर क्लास बन जाए और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए और आपको ये भी नहीं लगे कि रिविजनरी वीडियो है बट इसके चलते मैं क्लास का ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकती हूँ। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। हम कैपिटल गेन की 2 क्लासेस में अभी तक जो मैंने बताया था आपको, उसमें हमने जो प्रोवाइज़ो है, जो हम प्रोवाइज़ो देखते हैं वो हम प्रोवाइज़ो देख चुके हैं। आज हम अगली प्रोवाइज़ो से शुरू करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th प्रोवाइज़ो। सो लेट्स स्क्रीन पे चलते हैं अब हम। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि हमने कितना टॉपिक जो है कवर कर लिया है। हम प्रोवाइज़ो देख रहे थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये हमने कवर कर लिया है। 115A हो गया है। आपको मैंने इंडेक्सेशन का भी कंसेप्ट समझा दिया था। नाउ वी आर ऑन टू सेकेंड प्रोवाइज़ो टू सेक्शन 48 प्रोवाइज़ो। ओके, 4th प्रोवाइज़ो कर लिया था। यस, अप टू 4th प्रोवाइज़ो जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5th प्रोवाइज़ो जो कि आपका रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड से डील करता है, उसको अब हमें देखना है। तो हम शुरू करते हैं RDB वाला, दैट इज़ आवर 5th प्रोवाइज़ो। देखो, RDB को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जिन लोगों को प्रोवाइज़ो जो भी है, एक कैपिटल गेन के टैक्सेशन का एक सर्टेन वे है कि आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, देन आपको कॉस्ट है। आप जब अपने सेल प्राइस में से कॉस्ट को लेस करते हैं और अगर आपका ये अमाउंट जो आपका बचता है दैट इज़ योर कैपिटल गेन। और ये गेन पे जो है, अगर आपका ये कैपिटल एसेट है, जिस एसेट को आपने बेचा है, अगर ये आपका कैपिटल एसेट है तो आपको फिर टैक्स लग जाएगा। बट कुछ प्रोवाइज़ो इंसर्ट हुए हैं। प्रोवाइज़ो इंसर्ट होने का मतलब होता है कि ये जो जनरल लॉ है उससे अलग हटके कुछ हम प्रोविज़न बना रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में एक हमारे पास 4 एक्सेप्शन, 4 प्रोवाइज़ो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज़ आवर 5th प्रोवाइज़ो। 5th प्रोवाइज़ो डील करता है रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड से। अब ये प्रोवाइज़ो बोलता है कि आप एक एसएससी हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक एसएससी हैं जो कि नॉन रेसिडेंट है और गेन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। Gain arise on redemption of rupee denomination bond. The benefit of 5th proviso is available to non-resident from primary market as well as the secondary market. Exemption not available if RDB is transferred before maturity. देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि गवर्नमेंट जो है अभी हम उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे हम फॉरेन करेंसी को प्रमोट ना करें। सिंस वी नीड अ लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया नॉन रेजिडेंट को कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और अगर आप हमारी कंट्री में आए और हमारी कंट्री में आके आपने रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद से अगर आप एक, सबसे पहले कंडीशन सुनो, आप एक नॉन रेजिडेंट है, आपने RDB में इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट जो है आप फॉरेन करेंसी से पैसा लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से किसी से रुपीज़ मांग लिया और फिर इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए। तो गेन जो अराइज होगा ना, मान लो कि आज $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ है। फ्यूचर में जब ये RDB का रिडम्पशन हुआ और इस RDB के रिडम्पशन के टाइम पे अगर $1 इक्वल टू 90 हो गया, तो आप एक्चुअली में देखिए तो 100 की बजाय जब आप वापस लेके जाएंगे, जब आप करेंसी वापस लेके जाएंगे तो आप 100 की बजाय कुछ और रुपीज़ लेकर के जा रहे होंगे। 100, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो आप $111 लेकर के जा रहे होंगे। तो ये जो आपको $11 एक्चुअली में देखने में लग रहा है कि $11 आपको ज़्यादा मिले, बट एक्चुअली में ये आपको ज़्यादा मिले नहीं हैं। एक्चुअली में देखें तो ये जो आपको बेनिफिट अराइज हो रहा है ये सिर्फ आपको एक नोशनल बेनिफिट है जो कि आपको सिर्फ दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये बेनिफिट नहीं है। तो ये जो बेनिफिट आपको अराइज हुआ, ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। और
एक चीज़ इसमें और बोली गई है कि एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल इफ़ आरडीबी इज ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी। मैंने आपको कहा कि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, आपने आरडीबी में इन्वेस्ट कर दिया, आरडीबी में इन्वेस्ट करने के बाद से आपका रिडम्पशन हुआ, रिडम्पशन चाहे जो भी हुआ हो, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, रिडम्पशन हुआ और रिडम्पशन के टाइम पे अगर रुपी जो है स्ट्रांग हो जाता है तो आप जो एक्चुअल अमाउंट लेकर के जाएंगे अपनी कंट्री में, वो हो सकता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया हो वो ज़्यादा हुआ हो, बट ये जो प्रॉफिट आप देख रहे होंगे ये एक नोशनल प्रॉफिट होगा। अब इस नोशनल प्रॉफिट को इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्प्ट कर देती है। आपको अपना तो एप्रिसिएशन हुआ बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर देती है। इस पे इंडियन गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स नहीं लगाएगी, बट अगर आपने इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया है तो फिर आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। अभी भी बात पूरी समझ में नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, और तब समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें पूरी बात समझ में आती है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं अब हम। देखो, एक नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट का नाम मान लो है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने $100 इन्वेस्ट किया, और जब इन्वेस्ट किया तो $1 इक्वल टू ₹100। तो एक्चुअली में देखिए तो एक आरडीबी में इन्वेस्ट मिस्टर ए ने कितना किया था, 10,000 रुपीज़ किया था। मिस्टर ए ने टोटल 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। अब जब मिस्टर ए का जब रिडम्पशन हुआ, जब इस आरडीबी का रिडम्पशन हुआ तो $1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम $1 बिकेम 90। तो जो मिस्टर ए हैं, अगर मान लो कि फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो जाता है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रही है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 90 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। इतने रुपए लेके गए, आप 100 रुपये ले करके आए थे, जबकि आप $111 ले करके जा रहे हैं, आपको $11 का बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है इस $11 का जो बेनिफिट हुआ उसको हम छोड़ देते हैं, आपको इस $11 के बेनिफिट पे नो टैक्स देना है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इस $11 के बेनिफिट पे आपको तभी टैक्स नहीं लगेगा जब ये $11 का बेनिफिट जो है वो रिडम्पशन के टाइम पे हुआ हो। अगर ये बेनिफिट जो है आपने सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया और तब हुआ, तब हम आपके ऊपर जो कैपिटल गेन का टैक्स है वो हम कैपिटल गेन का टैक्स लगा देंगे। आई होप कि आपको इतने समझ में आ गया होगा। बट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे ये बोलता है एग्जाम्पल भी, इट्स नोट्स में जो एग्जाम्पल है सेम ही है जो मैंने आपको अभी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करके बताया। हमारा अगला पॉइंट कहता है, ये देखो यहाँ पे, ओनली एप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज़ नॉट टैक्सेबल इफ़ देर इज़ एनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज़ टैक्सेबल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज देर इज़ 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर 10% का प्रीमियम है तो मिस्टर ए जो है 10,000 की बजाय कितने पैसे लेके जाएंगे, 11,000 रुपीज़ लेके जाएंगे। अब एक्चुअली इसको डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 11,000 रुपीज़ बाई 90 कितने रुपए हो गए, मैंने कन्वर्ट करके लिखवाया, आई थिंक 122 होते हैं, यस, $122 हो गए। ये हो गए हमारे पास $122 हो गए। अब देखो मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना किया था, मिस्टर ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो $100 का किया था, बट लेके कितना जा रहे हैं मिस्टर ए, $122 लेके जा रहे हैं, मतलब कि 22 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है मिस्टर ए को। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि जो आपके ऊपर रुपी एप्रिसिएशन होने से बेनिफिट हुआ ना, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट जो आपको प्रीमियम मिल रहा है रिडम्पशन पे उस पर बेनिफिट लगाएंगे। तो मिस्टर ए को प्रीमियम कितना मिला था, 1,000 रुपीज़ मिला था प्रीमियम, क्योंकि 10% प्रीमियम मिला था उनको। 1,000 डिवाइडेड बाई अगर हम 90 करते हैं तो कुछ 11 रुपीज़ निकल के आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपको 5th प्रोवाइजो की आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 7th प्रोवाइजो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से रिलेटेड है ये। दिस इज ए सिंपल थिंग, ये सिर्फ आपको बोलता है जो आप एसटीटी पेड करते हो उसका कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, आपने आईपीसीसी में ही पढ़ा होगा, नॉट ए बिग थिंग। आगे हम बढ़ते हैं, सेक्शन 55(1) कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करता है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाती हूँ। जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं, गुडविल ऑफ ए बिजनेस एक्सेट्रा इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ए राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी निल। आपको समझ में आ रहा होगा। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती थी, मुझे ना ये नाम याद करने में बहुत दिक्कत होती है, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग। अभी मुझे ऐसा
आई डोंट नो, कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे उस टाइम पे होती थी व्हेन आई वाज स्टडिंग। बट मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ, तब आप समझ जाएंगे कि ये है क्या। जब आप मीनिंग समझ जाते हो किसी चीज़ की, फिर आपको उसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। व्हेन आई वाज स्टडिंग मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था कि ये है क्या, तो मुझे उसको एक तरीके से रटना पड़ता था और इसलिए मुझे दिक्कत आती थी। होता क्या था, एक केस लॉ आया बहुत पहले, उस केस लॉ में ये बोला गया कि आपका जो गुडविल का जो बिजनेस है दैट इज़ इनडिटर्मिनेबल, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं होगा उस पर। आफ्टर विच गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई, गवर्नमेंट ने अपना प्रोविज़न इंसर्ट किया कि जो गुडविल, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में, अब सोचो ना, अगर बिज़नेस को देखो तो गुडविल का एक बड़ा वैल्यूएशन होता है, और अगर बिज़नेस ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें गुडविल इन्वॉल्व है, और अगर उस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट, तो ह्यूज टैक्स लॉस होता था रेवेन्यू को, डिपार्टमेंट को। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट एक न्यू प्रोविज़न लेके आई। प्रोविज़न में ये बोला कि जो कॉस्ट ऑफ गुडविल जो होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुडविल शैल बी टेकन टू बी निल, उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होगा शैल बी टेकन टू बी कॉस्ट ऑफ गुडविल शैल बी टेकन टू बी निल। अब जब कॉस्ट ऑफ गुडविल शैल बी टेकन टू बी निल हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास सेल कंसिडरेशन है, यू हैव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि इनडिटर्मिनेबल वाला, वो इसीलिए आया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कॉस्ट है वो इनडिटर्मिनेबल है। बट जब गवर्नमेंट एक प्रोविज़न लेकर के आई कि कॉस्ट को जो है हम ज़ीरो मानेंगे, दैट मीन्स नाउ यू हैव ए फिगर, यू हैव ए नंबर एंड यू कैन कैलकुलेट कैपिटल गेन। उसके बाद से जो है लोगों ने अपने गुडविल ऑफ बिजनेस को एक अलग अलग नाम से दर्शाना शुरू किया अपने बुक्स में, जहाँ पे द नेम वर चेंज्ड फ्रॉम गुडविल ऑफ बिजनेस टू राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, आर्टिकल और थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने अपने लॉ में जो प्रोविज़न लेके आई थी, उसमें उसने जितने भी नाम लोग यूज़ करते थे, ब्रांड नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताऊंगी एट दैट टाइम, आप उस टाइम पे मैं ये एक्चुअली बताने वाली थी, बट सिंस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले आ गया, सो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक बता दिया। इसीलिए गुडविल ऑफ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी निल। मतलब कहीं पे भी ये इनडिटर्मिनेशन वाला पॉइंट न आ जाए, दैट इज़ वाई एक सर्टेन अमाउंट दे दिया गया। जीरो इज ऑल्सो अ नंबर, तो एक सर्टेन नंबर दे दिया गया। अब आपके पास कैलकुलेट करने के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इसका मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं निकल सकती इसकी, नाउ यू हैव अ वैल्यू। सो यस, वी वर डिस्कसिंग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि गुडविल ऑफ बिजनेस या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर इन चीज़ों पे कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होगा वो निल होगा। एनी अदर कैपिटल एसेट के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गई एक गुडविल की स्पेसिफिक बात। बट अगर कोई अदर कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर और द एसएससी बिफोर 1/4/2001, मतलब अगर आपने पहले ही एक्वायर किया हुआ है, 1/4/2001 से पहले ही एक्वायर किया हुआ है, और उसके पहले अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है, सपोज करो कोई 1998-99 में हुआ है अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम इग्नोर कर देंगे। रीज़न बीइंग, जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 1/4/2001 से पहले अगर आपने कोई एसेट लिया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम ये बोलते हैं ना कि जितना कॉस्ट लगा होगा आपको परचेज करने में, इधर दैट अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001। तो जब हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 की बात करते हैं ना, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आपने इम्प्रूव किया है उस एसेट को, तो वो ऑलरेडी, जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी कंसिडर हो गया होता है। दैट इज़ वाई अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है विच वॉज परचेज बिफोर 1/4/2001, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को आप प्रॉपरली कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट अगर 1/4/2001 के बाद अगर कोई एसेट परचेज किया है या फिर आपने एक्वायर किया है, चाहे जैसे भी एक्वायर किया हो, और उस एक्विजिशन 1/4/2001 के बाद अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुई है, देन उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम कंसिडर करेंगे। दिस वाज योर कंप्लीट आपका एनी अदर कैपिटल एसेट वाला पॉइंट हो गया। एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सॉरी, यहाँ से पढ़ते हैं। Where capital asset become property of the previous owner or the SSE on or after 1/4/2001, all expenditure of capital nature after 1/4/2001, all expenditure of capital nature after 1/4/2001 shall be considered in your cost of improvement। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी।
Expenditure which is deductible under the head income from house property, income from other sources will not be included in cost of improvement. आपको एक ही एक्सपेंस का दो बार डिडक्शन तो मिलेगा नहीं. Either you take it under इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपने कंसिडर कर लिया है, देन यू आर नॉट अलाउड टू टेक दीज अमाउंट एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अंडर योर कैपिटल गेन. आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन है. पहले तो पिछले 2 क्लासेस में मैंने इलस्ट्रेशन कराया था, बट आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दैट डज नॉट फुलफिल माई पर्पज़ टू टेक दिस क्लास एज ए रिविजनरी कम योर रेगुलर क्लास. सो मैं इतने सारे एग्जाम्पल तो नहीं डिस्कस करने वाले हूँ. वेयर एवर इट इज़ नीडेड आई विल एक्सप्लेन इट. अब आते हैं हम अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे. आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्लियर हो गया होगा. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ. देयर वर ओनली 2 कंसेप्ट. एक तो आपका गुडविल ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट था. रेस्ट आपका था अदर एसेट के बारे में. अदर एसेट में हमने 2 कैटेगरी बना दी. एक आपका 1/4/2001 के पहले और एक आपका 1/4/2001 के बाद. 1/4/2001 के पहले का हम सारा इंप्रूवमेंट का कॉस्ट जो है इग्नोर मारने वाले हैं. उसके बाद वाले हम सारे कॉस्ट कंसिडर करेंगे. दिस वॉज योर सिंपल पॉइंट. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं. गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन और ए ट्रेडमार्क और ए ब्रांड नेम. देखो, अब गुडविल ऑफ ए बिजनेस को इन्होंने ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, गुडविल वर्ड बुक से हटा के उसे ट्रेडमार्क बोलने लगे, ब्रांड नेम बोलने लगे. एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि क्यों इतने सारे नाम लॉ में घुसाने पड़े. दिस वाज द रीज़न. गुडविल ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशन, इसमें यहाँ पे प्रोफेशन भी इंक्लूड है. माइंड दिस. गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन और ए ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और ए राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन. इतना तक आपको समझ में आ गया. एंड देन टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट एंड लूमार्स. टेनेंसी राइट मतलब होता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में एज ए टेनेंट रह रहे हैं और आपको ओनर ने कहा कि आप छोड़ के चले जाइए, मुझे आई हैव सर्टेन वर्क, तो आपको छोड़ के जाने के लिए कुछ आप जो है ओनर से पैसे मांगते हैं. दैट इज़ योर टेनेंसी राइट. देन स्टेज कैरेज परमिट मतलब 2 स्टेट के बीच में आपको परमिट मिली है कि आप 2 स्टेट के बीच में गाड़ी चला सकते हैं. दैट इज़ योर स्टेज कैरेज परमिट. लूमार इज़ समथिंग रिलेटेड टू मशीनरी. मतलब मशीनरी इंस्टॉल होने के बाद से आपको कुछ सर्टेन आवर्स दिए जाते हैं कि आप इतने घंटे इस पे काम कर सकते हैं. एक राइट दी जाती है कि इस मशीन में, ये जो मशीन आपको इंस्टॉल हुई है, आप इस पर 2 आवर, 4 आवर, 10 आवर, 12 आवर, 2000 आवर इतने घंटे काम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और ए राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन. टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट एंड लूमार. इन केस ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर, अगर हमने ये प्रीवियस ओनर से एक्वायर किया है. इन द केस द अबव कैपिटल एसेट इफ द एसएससी परचेज फ्रॉम ए प्रीवियस ओनर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस. अगर आपने प्रीवियस ओनर से एक्वायर किया है तो प्रीवियस ओनर ने, मतलब अगर आपने गुडविल ऑफ बिजनेस, देखो वहाँ पे इनडिटर्मिनेट हो जाता है जहाँ पे मैं खुद अपना एक बिज़नेस शुरू कर रही हूँ. अब मैंने उसमें कोई कॉस्ट तो लगाया नहीं, मैंने अपने सर्विसेज दी, लोग उससे इम्प्रेस हो गए और इम्प्रेस होने के बाद से लोग एक एप्रिसिएशन मिली मुझे और उसके बाद से मेरी सर्विसेज फैलती गई और उसके बाद से मैंने अपने एक बिज़नेस का नाम बना लिया, एक ब्रांड नेम, एक गुडविल बना लिया. सो दैट इज़ योर गुडविल ऑफ बिजनेस. उसका कोई, मेरा उसमें कोई खर्चा नहीं लगाया. बट जहाँ पे वेर आई एम सेइंग आई एम परचेजिंग इट फ्रॉम सम अदर पर्सन, दैट मीन्स कि मैंने कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे किया होगा. अब उस सर्टेन अमाउंट को अगर प्रीवियस ओनर से मैंने एक्वायर किया है तो जो प्रीवियस ओनर ने सर्टेन अमाउंट पे किया है, दैट विल बी माई कॉस्ट फॉर ऑल द अबव एसेट. ठीक है. इन केस ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर और इन केस सर्कमस्टांस, या नीचे आते हैं पहले. हाउएवर इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1) हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द एसएससी इन एनी प्रीवियस ईयर अप टू 1920, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुडविल वुड बी द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. देखो, अब गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है. एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो मैं आपको अच्छा ओके, मैं आपको बस यही कोशिश कर रही थी कि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो मैं आपको टेक्स्ट में दिखा दूँ.
जो मैं आपको समझा रही थी, जो इनडिटर्मिनेट वाला पॉइंट, कि मैंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया और खुद का बिज़नेस जब हम शुरू करते हैं तो लोग हमारे सर्विसेज से या बिज़नेस से इम्प्रेस होकर हमारे पास आते हैं और हमारा बिज़नेस फैलते जाता है। बट हमने गुडविल के नाम पे कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया, इसलिए उस टाइम पे उस गुडविल के लिए जो कॉस्ट होता है वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके लिए कोर्ट ने लॉ लेके आए कि नहीं, उसका कॉस्ट जो है नील होगा। सो दैट वाज नॉट फॉर ऑल द गुडविल, फॉर द गुडविल वेयर यू हैव पेड सम प्राइस, वो प्राइस ही उसका, या तो आपने प्राइस पे किया हो या फिर मैंने अगर किसी से एक्वायर किया हो, जैसे मुझे गिफ्ट मिल गया तो ऑब्वियसली मैं कुछ प्राइस तो उनको पे नहीं कर रही हूँ। बट मेरे प्रीवियस ओनर ने अगर किसी और से ख़रीदा हो तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी वही मेरी कॉस्ट हो जाएगी अगर मैं उस गुडविल को फर्दर बेचती हूँ तो। सो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड एसेट है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, जो गुडविल वगैरह की कॉस्ट होगी, वो नील होगी। द थर्ड पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टिल नाउ, हम ये थर्ड पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे थे। और अब हम आते हैं ऊपर की तरफ, जो हमारा आगे का पॉइंट है। आगे का पॉइंट जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, विच वॉज सेइंग कि गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ये सब जो मैंने आपको नाम बताया, ये अगर हम किसी पर्सन से, किसी प्रीवियस ओनर से परचेज़ करते हैं जहाँ पे हमने खुद ने कोई प्राइस नहीं पे किया हो, तो जो प्रीवियस ओनर ने प्राइस पे किया हो, दैट विल बिकम आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे बोलता है कि अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो गुडविल है बिजनेस और प्रोफेशन की, उस पर अब डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। अप टू 1920 तक डेप्रिसिएशन अलाउ था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो फर्दर अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ करनी होगी। हमारे पास जो हमने जिस कॉस्ट पे परचेज़ किया था वो कॉस्ट हमारे पास होगी लेस डेप्रिसिएशन अलाउड अप टू द ईयर 1920, और जो WDV बचा दैट विल बिकम आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर हम फर्दर उसको कभी भी बेचते हैं तो 1920 तक जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया था उस डेप्रिसिएशन को तो हटा देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, बट द रिमेनिंग WDV विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। In case of circumstances mentioned under section 1, 2, 3, 4, in case where the capital asset become the property of the SSC by any of the following mode, देखो section 49(1) हम आगे चल के पढ़ेंगे, no doubt, maybe in this class or maybe in the next class for sure। तो section 49 में 1 में ये जो आपको cases mention हैं, on any distribution of asset under a gift or will by succession, inheritance or devolution, तो ये सारी जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में इस सर्कमस्टांसेस में से किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके पास गुडविल आ रहा है बिजनेस या प्रोफेशन का, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट, not only goodwill of business, any capital asset, in case where the capital asset become the property of the SSC by any of the following mode from the previous owner and such capital asset were acquired by the previous owner by purchase, मतलब मान लो कि 49(1) में जो कंडीशन मेंशन किए हुए हैं, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो एमलगमेशन, सब्सी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी टू सब्सी कंपनी, या फिर अंडर गिफ्ट विल, ये सारी कंडीशन होते थे। तो अगर इन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के द्वारा मैंने वो कोई भी कैपिटल एसेट अगर एक्वायर किया है, समझो मुझे कि गिफ्ट में मिल गया या फिर अंडर ए विल अगर कोई कैपिटल एसेट मेरे पास आता है, देन उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात ये बता रहे हैं। अक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर बाय परचेज, और मेरे प्रीवियस ओनर ने, मान लो कि मेरे प्रीवियस ओनर ने कुछ प्राइस पे किया हो, तो जो प्राइस उन्होंने पे किया हो वही मेरे लिए वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, परचेज की कॉस्ट बन जाएगी। Cost of acquisition to the SSC will be the amount of the purchase price of such previous owner। I hope you understood this point। अब मैं ये 6-7 पॉइंट नहीं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज पॉइंट हम आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। However, in case of a capital asset being goodwill of a business profession in respect of which depreciation under section 32(1) has been obtained by the SSC in any previous year up to 1920, the cost of acquisition of such goodwill would be the amount of purchase price for such previous owner as reduced by the amount of depreciation up to 1920 obtained by the SSC under section 32(1)। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के लिए, जो आपको 1920 तक डेप्रिसिएशन मिल रहा था, उतना तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे। रिमेनिंग WDV विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दैट गुडविल। थर्ड पॉइंट था इन एनी अदर केस सेल्फ जनरेटेड एसेट। बहुत टाइम्स मैं आपको समझा रही हूँ कि सेल्फ जनरेटेड जो भी एसेट होते हैं उसका हम निल मानते हैं कॉस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एसेट, मतलब यहाँ पे शेयर डिवेंचर वगैरह की बात करेंगे कि अगर ये हमें किसी भी मोड से एक्वायर होता है, मान लो कि मैंने प्राइस परचेज़ करके दिया, मैंने खुद से परचेज़ किया, आपका जीरोधा का एक अकाउंट है और आपने एक शेयर परचेज़ किया, इन दैट केस जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ दैट विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर मुझे गिफ्ट में मिला, विल में मिला, इनहेरिटेंस हुआ, अमेलगमेशन में मिला, डीमर्जर में मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से केसेस होते हैं, तो इन केसेस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा अगर फर्दर मैं उस शेयर को बेचती हूँ तो। पहला पॉइंट है हमारा ओरिजिनल शेयर विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर इन रिलेशन टू ओरिजिनल शेयर। अच्छा, मैं पढ़ती नहीं हूँ इसको मैं आपको सीधे क्रक्स बताती हूँ। ओरिजिनल शेयर के केस में जो है प्राइस एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग सी इन द लास्ट पॉइंट द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द ओरिजिनल फाइनेंशियल एसेट। जो आपने अमाउंट पे किया एक्वायर करने के लिए ओरिजिनल फाइनेंशियल एसेट को, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट एंटाइटलमेंट विच इज़ रिनाउंस्ड बाय द एसएससी इन फेवर ऑफ ए पर्सन, मतलब कि मुझे राइट मिला, मेरा ऑलरेडी रिलायंस में एक शेयर था और मुझे जो है शेयर और इशू हुए जिसमें मुझे राइट मिला, और मैंने अगर वो रिनाउंस कर दिया किसी और को, देन मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। इन रिलेशन टू एनी राइट टू रिनाउंस in relation to any right to renounce the said entitlement to subscribe to the financial asset, when such right is renounced by the SSC in favor of any person, cost of acquisition shall be taken to be nil in the case of such SSC। मान लो कि जैसे मैंने बताया मेरे पास रिलायंस का शेयर था, मुझे कुछ और शेयर एज ए राइट शेयर मुझे कुछ अलॉट हुए और मैंने उस राइट को किसी मिस्टर ए को रिनाउंस कर दिया। इस केस में जब मैं रिनाउंस करूँगी, मिस्टर ए मुझे कुछ पैसे देंगे, वो हो गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो हो जाएगा नील, क्योंकि मेरे अपने जेब से कोई पैसे नहीं निकले, मुझे ये फ्री में शेयर मिल रहे थे, मैंने किसी और को दे दिया और वो किसी और ने, किसी तीसरे पर्सन ने मुझे कुछ अमाउंट दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा दैट विल बी नील, एंड मिस्टर ए ने जो मुझे पैसे दिए दैट विल बी माई सेल कंसिडरेशन, एंड देन रिमेनिंग विल बी कैपिटल गेन, नेट विल बी कैपिटल गेन। राइट शेयर एक्वायर्ड बाय द एसएससी। अब मैंने कहा कि सेम केस लेते हैं कि अच्छा ओके, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, पढ़ लेते हैं। इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एसेट टू विच द एसएससी हैज सब्सक्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेड एंटाइटलमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय हिम फॉर एक्वायरिंग सच एसेट। दो चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो एक राइट शेयर आया, मेरे पास राइट शेयर का ऑप्शन आया, एंड दैट राइट शेयर को जो है मैंने सब्सक्राइब कर लिया, तो एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन जो मैंने पैसे पे किए दैट विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अंडरस्टूड। और बाद में जब मैं उस राइट शेयर को बेचूंगी तो जो मुझे पैसे मिले दैट विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट जो मैंने अभी राइट शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए पैसे पे किए हैं दैट विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये भी हो सकता है, राइट शेयर में तीन आपके पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो ये होता है कि राइट शेयर मैंने रिनाउंस कर दिया, मुझे राइट शेयर का ऑप्शन आया था और मैंने खुद ने रिनाउंस कर दिया, तो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं बट कुछ जा नहीं रहे हैं, तो वो नेट जो हो जाएगा मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा। अब मेरे पास राइट शेयर का ऑप्शन था, मैंने सब्सक्राइब कर दिया, तो जो मैंने पैसे पे किए वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मिस्टर ए पे आते हैं। सपोज़ करो मिस्टर ए, मैंने अपना राइट रिनाउंस कर दिया था, रिनाउंस करने के बाद से मिस्टर ए ने सपोज़ करो कि एक शेयर था जो कि 100 रुपीज़ का था, मेरे पास आया, राइट शेयर था जो कि 100 रुपीज़ का था, मेरे पास आया और मैंने उस शेयर को रिनाउंस कर दिया। मुझे मिस्टर ए को रिनाउंस किया, मुझे 20 रुपीज़ मिले। तो मिस्टर ए के जेब से कितना पैसा जा रहा है? मिस्टर ए के जेब से 120 रुपीज़ जा रहा है सॉरी, मिस्टर ए के जेब से कितना पैसा जा रहा है? मिस्टर ए के जेब से 120 रुपीज़ जा रहा है। तो मिस्टर ए अगर फर्दर उस शेयर को बेचते हैं तो उनके लिए उस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी 100 रुपीज़ द अमाउंट विच इज़ पेड टू द कंपनी एंड 20 रुपीज़ द अमाउंट विच इज़ पेड टू मी, दैट 120 रुपीज़ विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू मिस्टर ए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो तीसरा पॉइंट हमने देख लिया। चौथा पॉइंट भी राइट शेयर विच आर परचेज बाय द पर्सन इन हुज फेयर द एसएससी हैज़ रिनाउंस द राइट एंटाइटलमेंट। फोर्थ पॉइंट भी हो गया है। फिफ्थ है आपका बोनस शेयर। बोनस शेयर के केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है दैट इज़ निल। ओके, बोनस शेयर के केस में जो है एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जैसे बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल हो जाता है, बट इफ़ दिस बोनस शेयर इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप उसको निल कंसिडर करें या फिर आप उसको कंसिडर करें फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001।
अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर रिसीव ऑन डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटेड to a shareholder of a recognized stock exchange in India under a scheme of demutualization or corporatization approved by SEBI, the cost of acquisition of such shares shall be cost of acquiring his original membership of the exchange. देखो, अब वैसे तो आप इसको लॉ में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। पहले जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था, आई थिंक इट वाज AOP, तो AOP जो था, अब वो AOP जो है कंपनी में कन्वर्ट होगा। नाउ द मेंबरशिप, जो मेंबर हैं वो मेंबर अब शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो जो उनको शेयर अलॉट होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अमाउंट उन लोगों ने, जब वो मेंबर बने थे उस टाइम पे उन्होंने मेंबरशिप राइट एक्वायर करने के लिए कुछ अमाउंट पे किया था, जो अमाउंट उन्होंने उस टाइम पे पे किया, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू देयर शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा क्लियरिंग और ट्रेडिंग राइट एक्वायर्ड ऑन डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग trading or clearing right of a recognized stock exchange acquired by shareholder who has been allotted equity share or share under such scheme of demutualization or corporatization shall be deemed to be nil. Clearing or trading right acquired on demutualization or corporatization of a stock exchange, जो क्लियरिंग और ट्रेडिंग राइट जो है ये कैपिटल एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट का जो कॉस्ट होगा वो हम निल मानेंगे टू दो शेयर होल्डर हु हैज़ बिन अलॉटेड शेयर ऑन डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इन एनी अदर कैपिटल एसेट की बात करते हैं। बहुत सारे कैपिटल एसेट हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल एसेट भी डिस्कस कर लिया। अदर कैपिटल एसेट के बारे में ये बोलते हैं कि अगर ये जो एसेट है that has been acquired before 1/4/2001, then the cost of acquisition will be the amount which has been paid or the fair market value as in 1/4/2001 at the option of the SSC. दूसरा पॉइंट है where the capital asset became property of the SSC by any of the mode as specified in section 49(1), the cost of acquisition to the SSC will be the cost of acquisition to the previous owner, even in such case where the capital asset became the property of the previous owner before 1/4/2001. The SSC got a right to opt the fair market value as on 1/4/2001. देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि where the capital asset became the property of the SSC by any of the mode specified in section 49(1). 49(1) हम पढ़ेंगे, बट स्टिल मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया था कि अगर आपको याद हो तो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वाला जो केस होता था, या फिर होल्डिंग टू सब्सी एंड सब्सी टू होल्डिंग वाला जो केस होता था, उन सारे केसेस में अगर वो 49(1) में जो केसेस कवर हैं, अगर इन सारे केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द SSC विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर। जिस अमाउंट पे प्रीवियस ओनर ने, मान लो सब्सी ने होल्डिंग को अपने एसेट ट्रांसफ़र किया और फर्दर अगर होल्डिंग कंपनी उसे बेचती है, तो जिस अमाउंट पे सब्सी कंपनी ने खरीदा था वही अमाउंट जो है होल्डिंग कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि द कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द SSC बाय एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49(1). 49(1) मैंने आपको बताया कि सब्सी होल्डिंग टू सब्सी, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वाला जो केस है, अगर 49(1) में जो कंडीशन दी हुई है उसमें से अगर किसी कंडीशन में एसेट परचेज हुए हैं, एसेट एक्वायर किए गए हैं, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना, जैसे मान लो कि होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सी को अपना एक एसेट ट्रांसफ़र किया, अब उसका जो कॉस्ट होगा that cost would be the purchase price paid by holding company at the time of purchase. At the time of purchase जो भी होल्डिंग कंपनी ने पे किया वही परचेज प्राइस सब्सी कंपनी के हो जाएगा। बट अगर सपोज करो कि ये एसेट जो है होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया था बिफोर 1/4/2001, तो सब्सी कंपनी के पास ये राइट है, ये एक ऑप्शन है कि या तो वो परचेज प्राइस ले ले या फिर 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि however in case of a capital asset refer to in 1 and 2 of 6 above being the land or building or both, the fair market value of such asset on 1/4/2001 shall not exceed stamp duty value wherever available of such asset as on 1/4/2001. मान लो कि मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी लैंड और बिल्डिंग है और जहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज नॉट पॉसिबल कि सारे ही लैंड और बिल्डिंग का अवेलेबल हो, तो वेर एवर पॉसिबल आपको लैंड और बिल्डिंग का जो है फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। थर्ड पॉइंट है हमारा वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द SSC ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन होता है, सपोज करो ABC कंपनी थी जिसमें मैंने अपने कुछ पैसे लगाए थे, अब उस ABC कंपनी में जो मैंने पैसे लगाए थे
उसका लिक्विडेशन हो गया। अब मैं शेयर होल्डर हूँ तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर का लास्ट में ऑप्शन आता है, जो हमारी जो सीरीज़ बनती है कि हम किसको कैसे पेमेंट करेंगे। तो पहले हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, देन क्रेडिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में शेयर होल्डर को। तो मैं शेयर होल्डर हूँ तो हो सकता है कि मुझे कुछ मिला हो। अब जब मुझे कुछ मिला होगा, कोई एसेट मिला होगा, हाईली पॉसिबिलिटी कि मैं फर्दर आगे जाके जो है उस एसेट को बेच दूँ। अब जब मैं उस एसेट को सेल करूँगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे ये बोलते हैं and the SSE has been assessed to capital gain in respect of asset under section 46. The cost of acquisition means the fair market value of the asset on the date of distribution. जिस दिन सपोज करो कि मेरे हिस्से में एक मशीनरी आई, तो उस मशीनरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुआ एसेट, वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। देखो बोलता क्या है यहाँ पे ये कि मान लो आपके पास एक कैपिटल एसेट है जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। एसेट है, ठीक है। अब ये जो एसेट है या आपके पास एक कैपिटल एसेट है, मैं कोई एसेट ले लेती हूँ। चलो आपके पास लैंड है, सिंपल, आपके पास ये लैंड है। आपने क्या किया, आपके पास ये लैंड कैपिटल एसेट है, ठीक है। आपने अपना एक बिजनेस शुरू किया प्रॉपर्टी डीलर का। अब आपने क्या किया, इस लैंड को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर आपने क्या किया, अच्छा इस लैंड की वैल्यू देख लेते। ये लैंड को आपने 10 लाख रुपए में परचेज़ किया। जिस दिन आपने स्टॉक इन ट्रेड में इसे कन्वर्ट किया उस टाइम पे इसकी वैल्यू हो गई थी 100 लाख रुपीज़, और फर्दर आगे चल के इसे बेचते हैं तो हमें 105 लाख रुपीज़ में बिकता है, ठीक। अब सिंस आप क्या कर रहे हैं, आपने बिज़नेस शुरू किया, तो पहले हम बिज़नेस समझते हैं। आपने बिज़नेस शुरू किया, आपने पीएल बनाया, आपने यहाँ पे अपने रेवेन्यू में 5 लाख रुपीज़ दिखाया, ठीक है, सॉरी 105 लाख दिखाया, 105 लाख रेवेन्यू में 105 लाख दिखाया, और आपने यहाँ पे कॉस्ट में आप क्या दिखाएंगे, 100 लाख, ठीक है। अब जो ये 5 लाख रुपए हो गए, इसको तो आपको बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, और इसका जो असेसमेंट होगा वो आपके पीजीबीपी के अंडर इसका असेसमेंट होगा। बट ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख माइनस 100 लाख हुआ, ये जो आपका 90 लाख का कैपिटल गेन हुआ ना, ये कैपिटल गेन जो है, ये कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कब टैक्सेबल होगा, सपोज़ करो कि आपके पास जो लैंड था, वो आपने लैंड जो 10 लाख रुपए का लैंड था वो आपने कन्वर्ट किया है कब, 1920 में, मान लेते 1920 में, ठीक। और जो आप जब आप इसे सेल कर रहे हैं तो ये ईयर था जो था वो था 2021। अब आपके पास, मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 इनकम अराइज होगी, और ये दोनों ही असेसमेंट होगा, दोनों ही इनकम का। एक आपका कैपिटल गेन में जाएगा 90 लाख रुपीज़, और आपका बिजनेस प्रॉफिट जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। बट आइडियली देखें तो आपने जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, उस चार्जिंग सेक्शन में आपने पढ़ा था कि जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ, दैट इज़ ईयर 1920, तो जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ उसी ईयर में कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट दिस इज एन एक्सेप्शन केस जहाँ पे ये बोलता है कि दो ट्रांसफ़र इज़ इन ईयर 1920, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो आपको टैक्स लगेगा वो तब लगेगा जब आपने सेल किया। मतलब कि 2021 में आपको जो है एक लगेगा आपका कैपिटल गेन पे टैक्स, और प्लस एक लगेगा आपका पीजीबीपी पे। यहाँ पे आपका जाएगा 5 लाख रुपीज़ और यहाँ पे आपका जाएगा 90 लाख रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 47 पे, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं, ठीक है। पहला जो है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल, सेक्शन 47 अच्छा शुरू से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 47 स्पेसिफाई सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब आप ट्रांसफ़र ही नहीं मानेंगे तो ये जो एसेट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही है उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। तो टैक्स बचाने के लिए नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र बोला गया है। एक्चुअली में आप देखेंगे तो एसेट एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टिल इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। मतलब वो ये नहीं कह सकता है कि ट्रांसफ़र हो गया अब आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। पहला है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF।
और एक कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफ़र होता है पार्शियल या टोटल पार्टीशन ऑफ HUF में, तो वो ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल एसेट, तो वो ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। दूसरा है एनी ट्रांसफ़र अंडर ए गिफ्ट विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। कोई भी ट्रांसफ़र जो है, अगर मान लो कि मेरे पास एक शेयर था, मैंने वो शेयर जो है गिफ्ट कर दिया किसी को, मिस्टर ए को गिफ्ट कर दिया, या फिर अंडर ए विल, अगर मुझे अंडर ए विल अगर कोई शेयर मिलता है, या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट, मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें मैंने किसी को किसी पर्सन को मैं बेनिफिट, पर्टिकुलर पर्सन को मैं बेनिफिट देना चाहती हूँ, और उसके लिए अगर मैंने एक इरिवोकेबल ट्रस्ट बना दिया, तो उस केस में भी अगर जो एसेट मेरे पास से ट्रांसफ़र होंगे ट्रस्ट को, दैट ट्रांसफ़र विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, आगे आते हैं। एनी ट्रांसफ़र बाय कंपनी टू इट्स सब्सी कंपनी, सब्सिडरी को मैं सब्सिडी बोलती हूँ, तो कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर अपने सब्सी कंपनी को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, कोई भी कैपिटल एसेट हो। बट इसके लिए 2 कंडीशन होता है। वो कंडीशन है द पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनी मस्ट होल्ड द होल शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी, कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सी कंपनी के 100% शेयर होल्ड करनी चाहिए, एंड सब्सी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। मतलब कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, उल्टा सिचुएशन भी हो सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो ट्रांसफरी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अपोजिट केस देख लेते हैं एक बार, मतलब अच्छा चलो पहले इसी को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। होल्डिंग ने सब्सी को एक एसेट ट्रांसफ़र किया, कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? जब होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सी कंपनी का 100% शेयर एक्वायर करके बैठी हुई है अलॉन्ग विथ इट्स नॉमिनी, या फिर द सब्सी, और या फिर नहीं, और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है, एंड है, नॉट और, एंड द सब्सी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। मतलब कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का अपोजिट है। अब आप सोचो क्या हो सकता है कि सब्सिडरी ने अपने होल्डिंग को ट्रांसफ़र किया कोई एसेट, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। बट 2 कंडीशन कौन कौन से? पहला ये कि होल्डिंग जो है 100% शेयर जो है एक्वायर करके बैठी हुई है, मतलब होली ओन सब्सी है, पहला कंडीशन। दूसरा कि ट्रांसफरी, मैंने क्या बोला था, जो ट्रांसफरी कंपनी है दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी, और यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है? होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। द एग्जेम्पशन मेंशन इन सेक्शन 47(4) and 5 will not apply if capital asset is transferred at stock in trade। अब 4 और 5 में ये मतलब कि सब्सी टू होल्डिंग एंड होल्डिंग टू सब्सी के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर ये एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, देन जो है ये आपको जो बेनिफिट मिल रहा है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ये कंडीशन तब अप्लाई नहीं होता है। एनी ट्रांसफ़र बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, अगर अमलगमेशन हो रहा है तो अमलगमेटेड कंपनी जो है अपना सारा एसेट लायबिलिटी वगैरह ट्रांसफ़र कर देती है अमलगमेटिंग कंपनी को, तो इस केस में भी ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। बट मैंने आपको कहा कि जो ट्रांसफरी कंपनी होनी चाहिए वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अमलगमेटेड कंपनी है वो जो है इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया? अब देखो ऐसे सेक्शन 49 में जो है ना बहुत सी कंडीशन आते हैं। मैंने आपको अभी 5 कंडीशन बताया, बट ये 5 कंडीशन थोड़े स्पेशल हैं और थोड़े अलग हैं इन कंपैरिजन टू अदर। तो इस 5 कंडीशन को थोड़ा और इलेबोरेट करके देख लेते हैं। रिमेनिंग और भी आपके पास बहुत से कंडीशन हैं। अब इन केसेस के लिए हम देखते हैं कॉस्ट विद रेफरेंस टू अबव कि ये जो 5 केसेस आपने देखे जहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एसेट ट्रांसफ़र हो रहा था, तो कॉस्ट क्या हो सकता है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कुछ अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो लॉ में आपने एक चीज़ देखा होगा, जो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है वही कॉस्ट मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, 49(1) का जिक्र बहुत बार पहले हो चुका है, तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि 49(1) में लिखा क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A प्रोवाइड दैट इन ऑल सच केसेस फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द ट्रांसफर, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट बाय द प्रीवियस ओनर शैल आल्सो बी कंसिडर्ड। यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट इन केसेस में जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे हम, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए भी हम प्रीवियस ओनर का, मतलब कि
अगर होल्डिंग ने सब्सी को ट्रांसफ़र किया एसेट, तो होल्डिंग कंपनी ने जहाँ से एसेट को परचेज़ किया है जिस डेट से, उसी डेट से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। ऑप्शन टू टेक FMV एज एन 1/4/2001 इज ऑल्सो अवेलेबल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सपोज करो होल्डिंग ने अपने सब्सी को एसेट ट्रांसफ़र किया और होल्डिंग ने अपना ये एसेट जो है किसी 1995 में ख़रीदा था, तो इसलिए और तो इस केस में अगर सब्सी कंपनी फर्दर उस एसेट को बेचती है, देन सब्सी कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो परचेज प्राइस ले ले जो होल्डिंग ने पे किया है, या फिर 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है उसको ले ले, तो ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा आगे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है CIT वर्सेस मंजुला J शाह। यहाँ पे ये था कि जैसे इंडेक्सेशन होता है आपका, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इंडेक्सेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू, और काफ़ी एक सब्सटेंशियल टाइम में आपको एक्सप्लेन करा था। तो इंडेक्सेशन का मैं आपको बताती हूँ। आप इंडेक्सेशन कैसे निकालते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है इनटू मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में आपका आता है द ईयर इन विच यू हैव परचेज द एसेट, एंड डिनोमिनेटर में आपका आता है न्यूमरेटर में आपका आता है द ईयर इन विच द एसेट इज़ बिंग ट्रांसफर, एंड डिनोमिनेटर में आपका आता है द ईयर इन विच द एसेट इज़ बिंग परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लो, होल्डिंग ने सब्सी को एसेट ट्रांसफ़र किया, तो जो हम होल्डिंग पे जो हम ये जो इंडेक्सेशन करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या लेंगे, जब से सब्सी ने होल्ड करना शुरू किया तब से लेंगे या फिर पुराना वाला लेंगे। ये तो बहुत लॉजिकल सी बात लगती है ना कि पुराना वाला लेंगे, पुराने वाले जब होल्डिंग ने शुरू किया था होल्ड करना तब से हम इसको लेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ इसके इस लॉ में भी सिर्फ यही बात पे एक्सप्लेन किया गया है कि द एसेट एक्चुअली लॉ में लिखा हुआ था जब इंडेक्सेशन का लॉ आप पढ़ेंगे उसमें जो फार्मूला उसमें लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में आपको लेने को द एसेट द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE। तो ये फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE की वजह से कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या जब सब्सी कंपनी ने होल्ड किया तब लेंगे, क्योंकि सब्सी कंपनी ने तो फर्स्ट तभी उसे होल्ड किया था, या फिर हम पुराने वाला जो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया था उसको भी लेंगे। सो द आंसर वुड बी कि जो पेरेंट कंपनी ने जब से उसे होल्ड किया है तब से लेंगे। इस केस लॉ में यही डिसाइड हुआ, बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। आगे आते हैं हम सेक्शन 47A विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन। जैसे आपको मान लो कि गवर्नमेंट ने इन 5 केसेस में आपको बहुत बेनिफिट दे दिया कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको जो है इसको ट्रांसफ़र ही नहीं मानेंगे, और ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट आपको जो है हम ये एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लेंगे। कब? जैसे मान लो कि अब हुआ क्या, जब ये लॉ बन के आया, जब ये बेनिफिट मिला लोगों को कि आप जो है अगर एक होल्डिंग है सब्सी है तो आप मतलब ट्रांसफ़र कर रही है तो हम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको वो नहीं कर सकते हैं, नॉट एन इशू, हम ट्रांसफ़र इसे नहीं मानेंगे। बट द प्रॉब्लम वाज लोग इस लॉ की वजह से टैक्स प्लानिंग करने लगे। अब जैसे स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट भी उस टाइम पे नहीं था, स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट भी रिसेंटली एडेड। अगर आपको 5th नंबर में पॉइंट दिख रहा हो, 5th नंबर में सबसे ये नीचे द एग्जेम्पशन, ये वाला पॉइंट, एग्जेम्पशन मेंशन इन 4th and 5th विल नॉट बी अप्लाई इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एज SIT। तो ये पॉइंट भी नहीं था, तो ये पॉइंट भी लेटर ऑन ऐड हुआ। रीज़न बीइंग लोग टैक्स प्लानिंग करने लगे। कैसे? मैं आपको बता रही थी कि टैक्स प्लानिंग लोगों ने कैसे शुरू किया। तो मान लो कि कोई कैपिटल एसेट है, अगर मुझे उसे बेचना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सब्सी कंपनी बना लेती हूँ और उस सब्सी कंपनी में ये एसेट ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये एसेट ट्रांसफ़र कर दिया उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू पे, और ये अपने बैलेंस शीट में मैंने दिखा दिया कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सी कंपनी उतना ही दिखाया जितने का एसेट है। 10 लाख में एक एसेट परचेज़ किया था, चलो को मान लो 10 लाख में एक एसेट परचेज़ किया था। अब हुआ क्या, मेरा जो बैलेंस शीट होगा उसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लैंड आ रही होगी 10 लाख की, मैंने क्या किया, एक 100% सब्सी बना ली। यहाँ पे ये 10 लाख का एसेट 100 लाख का था, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे जो है 100 लाख मैंने ये लैंड ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, अब लैंड 100 लाख का ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, शेयर कैपिटल 100 लाख, और मेरे बैलेंस शीट में अब इस लैंड की जगह ये जो लैंड है इसको काट के अब ये नहीं आएगा, अब मेरे बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट 100 लाख। अब मुझे इसे मिस्टर ए को ट्रांसफ़र करना है। मैंने क्या किया, इसे मिस्टर ए को ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब मैंने इस मिस्टर ए को इन्वेस्टमेंट बेचा, मिस्टर ए बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, 100% सब्सी कंपनी। इनडायरेक्टली मिस्टर ए बिकम ओनर ऑफ दिस लैंड, उसे जब तक यूज़ करना होगा वो कर लेगा।
सो इस तरीके से लोगों की टैक्स प्लानिंग शुरू हो गई। ड्यू टू दिस रीजन गवर्नमेंट जो है नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र वाला जो पॉइंट था वो लेकर के आई कि मान भी लो कि अगर 100% सबसे कंपनी है और एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, लोग अगर इस तरीके से हेर फेर का काम कर रहे हैं, तो भी हमने जो आपको बेनिफिट अभी तक बताया, मैंने जो आपको पढ़ाया या गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी आपको बेनिफिट बताया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन केस वेयर दो चीज़ें बोली कि अगर 100% सबसे कंपनी है, अगर ये ट्रांसफ़र होता है कैसे, एज ए स्टॉक इन ट्रेड, अगर ये एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र होता है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहली बात। या फिर एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र नहीं भी होता है, अगर मान लो एज ए लैंड एंड बिल्डिंग ही ट्रांसफ़र हुआ, एज ए कैपिटल एसेट ही ट्रांसफ़र हुआ। देखो लॉ को कैसे, लॉ को लोगों ने ब्रेक करना शुरू किया, तो कैसे इसको विदहोल्ड किया गया। एक तो पहले स्टॉक इन ट्रेड का प्रोविज़न लेके आए कि स्टॉक इन ट्रेड अगर ट्रांसफ़र किया तो भाई हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं। या फिर अगर आप इसे एज ए कैपिटल एसेट भी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्या कि आप इस एसेट को, जो आप लैंड है, इस एसेट को 8 ईयर तक ट्रांसफ़र किसी को नहीं करोगे, ट्रांसफ़र नॉट अलाउड। अब जैसे ही ट्रांसफ़र नॉट अलाउड होगा, मान लो कि मैं अगर किसी का प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहती हूँ, तो क्या मैं 8 ईयर तक पैसे देके बैठी रहूँगी कि मुझे ओनरशिप ना मिले और मैंने पैसे दे दिए? दैट विल नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली। किसी के मन में भी ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं बनेगा कि मैंने पैसे दे दिए बट मैं 8 साल तक बैठी रहूँ। दूसरा कंडीशन एंड के साथ जोड़ा है, दिस इज़ नॉट ईदर और, दिस इज एंड। आप 8 साल तक इसका वो नहीं 8 साल तक इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो यहाँ पे ये जो खेल खेल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को हम बेच दे रहे हैं, तो दूसरा कंडीशन इन्होंने ये डाल दिया कि ये जो आप ओनरशिप, आप 100% सबसे कंपनी है, आप इसका पूरा शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, आपका ये शेयर कैपिटल जो है ना 8 साल तक 99.9 भी किसी दिन नहीं होना चाहिए। आप 100% होल्ड करते हैं, आप 8 साल तक 100% होल्ड कीजिए, 8 ईयर तक 100%। और 8 ईयर तक दूसरा कंडीशन क्या लगाया, 8 ईयर तक नो सेल। अब आपको समझ में आ गया आई थिंक कि 2 कंडीशन लगा दी कि आप सेल नहीं कर सकते हैं, और क्यों लगाई ये भी आपको लॉजिक समझ में आ गया कि आप 8 साल तक सेल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपका जो होल्डिंग है दैट शुड नॉट रिड्यूस बिलो, आई मीन आप इंटायरली होल्ड कर रहे हैं तो इंटायर शेयर कैपिटल के आप ओनर होने चाहिए अप टू द पीरियड ऑफ 8 ईयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, CIT वर्सेस मंजुला शाह तो हमने पढ़ लिया था। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन में आपको यही चीज़ देखने को मिल रही, यस, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन में आपको यही चीज़ देखने को मिल रही है। 2 कंडीशन है, सच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इज ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ इट्स बिजनेस, और द पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनी सीजेज टू होल्ड, अच्छा सॉरी और है, I thought this is and, or the parent company or its nominee ceases to hold the whole of the share capital of the company. In above 2 cases the amount of capital gain, अच्छा दोनों में से कोई भी एक हो गया, एंड ही है, दोनों में से बोल रहे हैं कि दोनों में से अगर आप किसी भी एक कंडीशन को ब्रेक कर दिया अगर आपने, तो जो आपको जो बेनिफिट दिया वो विड्रॉ कर लेंगे। मतलब कि एंड है, आपको दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करना है। ना ही आप 8 साल तक उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, ना ही आपका जो होल्डिंग है दैट शुड रिड्यूस बिलो 100%। ठीक है, सेक्शन 155 पे आते, वेयर 47A इज अट्रैक्टेड द असेसमेंट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विल बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 154 for the purpose of section 154, 4 years shall be counted from the end of the previous year in which the asset is converted into stock in trade or in which the holding company ceases to hold the entire share capital of the subsidiary company. Where section 47A is attracted and capital gain have been charged to tax in the hand of the transfer company, then cost of acquisition of such asset to the transfer company shall be the cost for which the asset was acquired by it. Okay, अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ ना तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यार मेरी यहाँ पे ना इधर इस पर लिखती हूँ, मेरी राइटिंग नहीं सही लगती। सेक्शन 155, वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। सेक्शन 155 पढ़ते हैं। सेक्शन 155 में ये लिखा है कि आपने क्या किया, विद वॉट एवर रीज़न इट वॉज, आपने क्या किया, दोनों में से कोई एक कंडीशन को आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जिस साल में आपने ये कंडीशन ब्रेक किया है
उसी साल में हम मान लो कि 10 लाख का एसेट था और अगर आपने 100 लाख पे उसे ट्रांसफ़र किया था, जिसने आपने ट्रांसफ़र किया उसकी मार्केट वैल्यू 100 लाख थी और आपने 8 साल से पहले ही आपकी जो होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर आप उस एसेट को बेच देते हैं, देन कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक इन ट्रेड में, देन हमारे पास क्या होगा, जो भी मैंने आपको ये जो 90 लाख का जो आपका कैपिटल गेन हो रहा था इसको मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया था, बट ये कैपिटल गेन मान लो कि 11-12 एक ईयर है, इस 11-12 ईयर में जो है आपकी जो होल्डिंग है वो 100% से रिड्यूस होके 90% हो गई। तो अब इस 11-12 ईयर में ये 90 लाख का कैपिटल गेन जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस, ये आपका 90 लाख का कैपिटल गेन जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी ये बात कहना चाहते हैं। अब मान लो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड जो है सब्सिडी कंपनी है। अब एच लिमिटेड के हैंड में क्या हुआ, ईयर 11-12 में 90 लाख का कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया और एस लिमिटेड को ये शेयर जो है एक्चुअली में देखें तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ था उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो 100 लाख। अब फर्दर इसे जो है मान लो 5 साल 6 साल 2 साल 1 साल बाद एस लिमिटेड ये शेयर जो है ट्रांसफ़र करता है, किसी को जेड को ट्रांसफ़र करता है। अब जब जेड को ट्रांसफ़र किया तो इसने 150 लाख में किया, FVC इज़ 150 लाख। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? क्या यहाँ पे भी इस केस में भी जब पुराने कंपनी को टैक्स लग गया है, यहाँ पे एच लिमिटेड को टैक्स लग गया है, तो क्या इस केस में भी हम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 लाख मानेंगे और उस पर इंडेक्सेशन करेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ और होगा? द थिंग इज़ कि आप ये मानो कि 90 लाख आपका ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया है जो कैपिटल गेन था, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा दैट विल बी योर 100 लाख। जिस वैल्यू पे एक्वायर किया था, जो सेल वैल्यू है इसकी, जिस वैल्यू पे एक्विजिशन हुआ था वही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी और 100 लाख को जो है अब हम इस पे इंडेक्सेशन लगाएंगे और उसके बाद से जो है हमारा कैपिटल गेन निकल के आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सेक्शन 155 में बस आपके पास इतना ही था। एक और सेक्शन बचा है जो होल्डिंग पीरियड की बात करते हैं और उसके बाद वी विल कंक्लूड दिस क्लास। वी आर डन। या आगे जो है सेक्शन 47 के ही फर्दर मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 47 में और भी आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, तो आपको सेक्शन 47 के ही फर्दर कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। बट एनीवेज सेक्शन 155 आपको एक जो सेक्शन 49 से रिलेटेड वो जो 5 कंडीशन थी जिसमें आपको कुछ चेन बनता है, एक 4-5 सेक्शन इंटर रिलेटेड जो सेक्शन थे, आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो यस, वी आर कंक्लूडिंग दिस क्लास एज ऑफ नाउ। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।